हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रगति मिश्रा। वेलकम टू प्रगति पथ। यहाँ पर हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे आपको सारे के सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सारे आपको सॉल्व्ड मिलेंगे और आयोग के उत्तरों के द्वारा मैच किए हुए ही आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। हर एक वीडियो 20 से 22 मिनट्स का होगा और पूरा पेपर 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो पेपर 1 और 2 सभी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो पर्टिकुलर पेपर है वो है सीटेट जून 2011 का पेपर 1। जून में 2011 में आपका एक ही पेपर हुआ था, जून में। तो इंग्लिश का ये आपका पहला समझ लीजिए है, क्योंकि हम लोग 11 फिर 12 फिर 13 इस तरीके से कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, सीटेट PYP बाय प्रगति मिश्रा। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वो वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। जैसे कि आपको सिर्फ CDP का देखना है या सिर्फ इंग्लिश का देखना है 11 से लेकर के अभी तक, तो आप किस तरीके से सर्च करेंगे। बाकी ये इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम हैंडल्स हैं, यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलते हैं। प्रगति पथ टीचर्स, जितने भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो मेंशन करूंगी सभी के आपको लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड में आप वो भी चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर। देखिए, इंग्लिश में 15 नंबर के पेडागोजिकल कंसर्न्स आते हैं और 15 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आता है। तो आपको फटाफट से यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है उनके आंसर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट देखिए, रिमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, या फिर टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो रिमेडियल टीचिंग में क्या होगा, यानी कि आपकी जो उपचारात्मक शिक्षा होती है, उपचारात्मक शिक्षा में और एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि आपका संरचनात्मक आकलन की बात यहाँ पर की, रचनात्मक आकलन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला वाला सही हो जाएगा, निदान करना और जो गैप्स हैं, जो रिक्त स्थान हो रहे हैं आपकी लर्निंग में, सीखने में, उसको एड्रेस करना। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी शिक्षा में कौन से मूल्यों को एसोसिएट किया जा रहा है। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हैं, यही सेम क्वेश्चन आपके हिंदी में भी आते हैं, बस इसका ट्रांसलेशन होता है। तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की तैयारी हो रही है एक तरीके से। यहाँ पर क्या होगा आपका, कॉम्पिटिशन, एनवी, सिंपैथी या फिर कोलैबोरेशन। तो इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा में कोलैबोरेशन, सबका सहयोग जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू, पहला है स्ट्रेंथन द रोल लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स, इंप्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर्स, या फिर इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर्स। तो मैकेनिकल ड्रिल्स का यूज क्या होगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। ठीक है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। नेक्स्ट, लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन द इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज provide learners opportunities to relax in a classroom. Second, have the sole aim of introducing variety in a language classroom. Third, enable the already overworked teacher to preserve her energy, thereby becoming more effective. Fourth, afford the learners opportunity to use the language in a focused manner for real interaction. यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है वैरायटी, यानी कि भिन्नता लाना, तो ये सही आपका नहीं होगा फोर्थ वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। क्वेश्चन 140 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहला, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। सेकंड, फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। थर्ड है, व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. Formative assessment helps us to grade students into good, average and poor. तो ये तो लेबलिंग हो जाएगी एक आपकी, एकदम ही गलत हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, when young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should, फर्स्ट है, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, आस्क देम टू स्लीप फॉर अ व्हाइल। सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि लैंग्वेज जो भी आपका हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो या फिर कोई भी आपके जो स्टेट की लैंग्वेज हो, उनमें क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं और सभी बस एक दूसरे का ट्रांसलेशन होता है। जैसे हिंदी है तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में भी पूछा जाता है।
तो यहाँ पर आपका सही कौन सा हो जाएगा, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जिससे कि वो अपना जो इंटरेस्ट है वो खो रहे हैं। एक तरीके से जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चा इमेजिन करने लगता है उस कहानी के अंदर खुद को, तो इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बिकॉज। 4 ऑप्शंस हैं। देखिए ये मैं इसलिए आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रही हूँ, आपके समझाने वाले सेशंस मैं अलग से कराऊंगी, अभी इसलिए मैं जल्दी करा रही हूँ कि ये वीडियोस आपके प्रॉपर रिवीजन के लिए बहुत वर्क करेंगे, तो वो आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप सारे पेपर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम से पहले। देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, सर्वांगीण विकास बच्चे का, तो ये 4 ऑप्शन इसके लिए दिए हुए हैं। इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, इट इंश्योर्स एवरी चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14, प्रॉपर हेल्थ केयर इज एसेंशियल। पहला वाला सही हो जाएगा। पोषण करता है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्षों का। हिंदी में सेम क्वेश्चन आता है आपका। टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। पहला, लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। दूसरा, इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट न्यू क्लूज। नेक्स्ट, लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, वोकैबुलरी विल नॉट बी एनरिच्ड। तो टीचर्स नए जो भी वर्ड होते हैं आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ क्यों नहीं बताते हैं, जिससे कि बच्चा जो है क्लूज के थ्रू खुद नहीं समझने की कोशिश करता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा गेस मारता है कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, तो उसका दिमाग का थोड़ा सा यूज होता है उसमें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मल लर्निंग होती है आपकी जो स्कूल से रिलेटेड होती है, तो वो फॉर्मल होती है औपचारिक। अब ये है नॉन फॉर्मल, यानी उससे कुछ अलग चीज है। फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन्स, या फिर चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। तो देखो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है थर्ड वाला, लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन्स। तो लेसन्स के द्वारा जो सीख रहा है वो एक तरीके से आपका क्या हो गया, अनौपचारिक नॉन फॉर्मल हो गया। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। पहला क्या है, अ हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड है कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स। फोर्थ है गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स। तो ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होगा, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। तो जो बच्चे हैं उनमें थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता किस टाइप के क्वेश्चन से प्रमोट होगी, बढ़ाई जा सकेगी। पहला है फैक्चुअल क्वेश्चंस, दूसरा है क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन रीडिंग टेक्स्ट, थर्ड है पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चंस, चौथा है क्लोज्ड एंड। तो देखो क्लोज्ड एंड तो होता नहीं है, ओपन एंडेड होना चाहिए, तब ज्यादा से ज्यादा सोच के आंसर दे सकता है बच्चा, सृजनात्मकता उसमें आएगी, क्रिएटिविटी। तो ये फोर्थ गलत हो गया। फैक्चुअल, तथ्य आधारित, तो तथ्य में आप बोलोगे एक लाइन में, वो बोल देगा एक वर्ड या एक लाइन में, वो गलत हो गया। रीडिंग टेक्स्ट जो पढ़ रहा है उसके बेस पे आंसर्स, तो वो भी एक तरीके से रटे रटाए होंगे। पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चंस जो होंगे सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बच्चा खुद से अपने शब्दों में आंसर देगा। 147 स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट, रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें बच्चे को ब्रेनस्टॉर्म, मानसिक उद्वेलन करना पड़ता है और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ड्राफ्ट, एडिट, रिवाइज, ये सब काहे में आएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या फिर राइटिंग। तो ये सारी चीजें आएंगी राइटिंग में, ठीक है। टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट, यानी कि एक तरीके से निर्माण हो रहा है, संरचना की जा रही है। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस। सेकेंड है करेक्टिंग एवरी मिस्टेक अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रेलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक। थर्ड है गिविंग extensive language drills in which learners practice language items mechanically. Fourth है enabling them to see relationship between their prior knowledge and the new knowledge. तो यहाँ पर लिखा हुआ है between their
प्रायर नॉलेज, यानी कि जो पहले का उनका ज्ञान था, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो ये फोर्थ वाला ही आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों के अंदर। क्वेश्चन 149, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। पहला है टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रेड। सेकेंड है आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड। थर्ड है हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली वाइल रीडिंग। फोर्थ है लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बेस्ट अचीव्ड। तो रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब एक तरीके से आप पढ़ के समझ रहे हो, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सबसे उपयुक्त तो होगा। साइलेंटली रीडिंग करना और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछना। A textbook describes a domestic scene which shows the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and their son swaying. What is the concept conveyed? किस तरीके का यहाँ पर कॉन्सेप्ट कन्वे किया जा रहा है? डिविजन ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस, वर्क इज वर्शिप, रिमूविंग जेंडर बायसनेस, या फिर डिग्निटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सीडीपी में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जेंडर बायसनेस और स्टीरियोटाइप को लेकर। तो स्टीरियोटाइप और बायसनेस में एक अंतर होता है जो सीडीपी की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी। तो ये रहा आपका पहला पैसेज। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके ही आगे बढ़िए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपके लिए लगातार आते रहेंगे। जो जल्दी करने का तरीका ये है कि आप पैसेज को पहले 1-2-3 लाइनें शुरुआत में पढ़ के देख लीजिए, पैसेज किस चीज पर बेस्ड है, पैसेज नेगेटिव जा रहा है या फिर पॉजिटिव जा रहा है, 2-3 जो हैं लाइंस उनका मतलब क्या है, इतना आप समझ लीजिए। तो बाकी आपका किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, दिस वॉज वन ऑफ द ओल्ड मैन्स पेट स्कीम्स एंड वन अबाउट विच ही वुड ब्रूक नो इंटरफेरेंस। Each child would review the events of his school week in his own words. In his own way, he was free to comment, criticize, to agree or disagree with any person, subject or method. तो as long as it was in some way associated with the school. तो इतना जिससे आपने पढ़ा, कुछ आपको समझ में आया कि हाँ स्कूल से रिलेटेड कोई बात हो रही है यहाँ पर। तो अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले चीज तो आप क्वेश्चन में ये चाटो कि कोई ऐसा वर्ड क्या आपके पकड़ में आ रहा है जो की वर्ड है, और आप उसको पकड़ के पैसेज में जा सकते हो वापस, और सिर्फ उस वर्ड पर नजर रखते हुए उस वर्ड को आप ढूंढो, और अगर वो आपको मिल जाता है तो वो जो वर्ड वाली लाइन है उसको 1-2 लाइन ऊपर नीचे पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी केस में ऐसा नहीं होता है तब आपको हाँ पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर पढ़ना पड़ेगा। द स्कीम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन वॉज यूजफुल बिकॉज, एक स्कीम, ये तो मुझे लग रहा है हम लोगों ने पहली लाइन में ही पढ़ा था स्कीम ओल्ड मैन वाली। इट वॉज एक्सीलेंट फीडबैक फॉर द टीचर, प्रिंसिपल एंड स्कूल। सेकेंड है ही वॉज स्लाइटली एसेंट्रिक। इट वॉज मेंट टू ह्यूमिलिएट द टीचर। इट वॉज मेंट टू गिव पार्ट टू द टीचर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ओल्ड मैन्स पेट स्कीम्स और ही वुड ब्रूक नो इंटरफेरेंस। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया था कि वो एसेंट्रिक है या फिर कोई नेगेटिव में आंसर जा रहा है। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली देखिए बिना पढ़े भी आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, यहाँ पर पॉजिटिव में जा रहा है ये, तो आपको साफ साफ आंसर यहाँ पर पता लग सकता है कि फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर है। इट वॉज एक्सीलेंट फीडबैक फॉर द टीचर, प्रिंसिपल एंड स्कूल। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है और आपके पास टाइम बचा हुआ है, 30 मिनट आप लेकर चलिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिनमें से जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ्स में और इंग्लिश में ये पैसेज में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है 1-2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गली तैयार करिए, जिसमें आपको बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाए वो, जिससे बाकी सब्जेक्ट टफ वाले के लिए आप टाइम बचा पाए। ये पॉज करके एक बार पूरा पैसेज जो है इसे पढ़ लें, ठीक है। बाकी जो अनसीन पैसेज वाली मेरी एक सीरीज आएगी जिसमें मैं आपको अनसीन पैसेज कराऊंगी, तो उसमें मैं अच्छे से आपको ये सारे कराऊंगी। आप पॉज करके एक बारी पूरा पढ़ लीजिए, देन आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में आपका सही हो जाएगा ये वाला,
ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, पेट स्कीम्स इन लाइन 1 refers to a student he is fond of, a formula he had discovered, a pet animal, या फिर a method he has advocated। तो एक मेथड जिसका उन्होंने समर्थन किया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो स्टोरी है इसमें मिस्टर फ्लोरियन जो है ये है हेडमास्टर। मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टोरी है एक स्कूल के बारे में जिसके जो हेडमास्टर हैं उनका नाम है मिस्टर फ्लोरियन, जो कि ओल्ड मैन जिनकी बात हो रही है। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, या फिर एक स्कीम है जिसका उन्होंने समर्थन किया है, जिसमें एक बच्चा सभी टीचर्स के बारे में फीडबैक देता है, सारी चीज कर सकता है वो, मतलब कमेंट कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, अग्री या फिर डिसअग्री हो सकता है किसी भी पर्सन से, चाहे वो टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो। ठीक है, और ये मतलब स्कूल के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल हुआ ये सारी चीजें, तो यही इसमें बात हो रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। तो मेथड ही हैज एडवोकेटेड, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन रिफर्स टू a parent of the school, a student of the school, a teacher of the school, the head master called Mr. Florian, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ द स्कीम वर मैनी, पिक आउट द डिसएडवांटेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब जो स्कीम थी उसका डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, तो देखिए जब आप किसी टीचर का फीडबैक दोगे, मान लो आप मेरा फीडबैक दे रहे हो कि ये अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाती हैं, तो एक तरीका से बहुत से लोगों में होता है, एक तरीके से ईगो हर्ट हो जाता है कि स्टूडेंट होकर किसी ने ऐसा कैसे कह दिया। तो यहाँ पर देखिए, समटाइम्स डिफ्लेटिंग टू द टीचर्स ईगो, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल फॉर द स्टूडेंट एंड द टीचर, इफेक्टिव फीडबैक, एनहांस्ड राइटिंग स्किल्स। पहला वाला सही हो जाएगा। डिफ्लेट करने का मतलब आपने इन्फ्लेटिंग डिफ्लेटिंग शायद पढ़ा हो। इन्फ्लेट मतलब ये टर्म जो है गुब्बारे में हवा भरने या निकालने से लिया जा सकता है। डिफ्लेटिंग का मतलब होता है, यहाँ पर डिफ्लेटिंग का मतलब हो रहा है कि आपने किसी के ईगो को ठेस पहुंचा दी, इस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Sacred in the context of headmaster means, पहला क्या, that even he was not above the scheme he advocated for the students. Second, he believed in the sacred nature of all life. Third, that he was a holy man. Fourth है that he was the powerful head of the school. First वाला, that even he was not above the scheme he advocated for the student. He was not above का मतलब होता है कि वो खुद उस स्कीम से ऊपर नहीं था, खुद बाहर नहीं था, उस स्कीम में वो भी इंक्लूडेड था, जिसमें फीडबैक दिया जाता है। बच्चे जिसमें फीडबैक दे रहे थे कि इनमें ये कमी है, या फिर जो भी कमेंट कर रहे थे वो, तो उसमें प्रिंसिपल भी शामिल थे जिन्होंने खुद ये स्कीम को समर्थन दिया था वो। नेक्स्ट देखिए, ब्रुक एज अ वर्ब मीन्स टू टॉलरेट। इन पैराग्राफ 1 एज अ नाउन इट मीन्स, जो ब्रुक है, ब्रुक का मतलब एक तरीके से होता है जो जलधारा बहती है, उसे कहते हैं ब्रुक, उसे ब्रुक कहते हैं। तो इंग्लिश में जो वर्ब है एज अ वर्ब टॉलरेट यूज हुआ है, बट जो नाउन की तरह है वो स्ट्रीम। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, ये जो ब्रुक है, वैसे मैंने सोचा था कि ये मैं जो डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, बट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आपके काम आएगा ये। ही वुड ब्रुक नो इंटरफेरेंस। ही वुड ब्रुक नो इंटरफेरेंस का मतलब है वो कोई भी इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेंगे जो उन्होंने स्कीम बनाई थी उसमें। ठीक, तो ये मतलब था यहाँ पर। फर्स्ट पैसेज आपका पूरा हो गया। सेकेंड पे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ये एक कहानी है करुणा वर्मा की, जिसमें लिखा है करुणा वर्मा इज बेविल्डर्ड। तो इसका मतलब होता है कि वो आश्चर्यचकित है, या फिर कह सकते हो स्तब्ध है, हक्की बक्की हैं। क्यों हक्की बक्की हैं वो? क्योंकि उनकी जो माँ है वो एक तरीके से ऑफिस गोइंग विमेन रही हैं, और उन्होंने अपने बच्चे की यानी कि करुणा वर्मा की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से की है। जब वो अपने ऑफिस से वापस आती थी या अपने काम से वापस आती थी, तब उनके पापा उनको तब वो छोड़ के जाते थे। मतलब एक तरीके से शिफ्ट वाइज वो लोग काम करते थे कि मान लो 2 बजे माँ आ गई तो 2 बजे पापा ऑफिस जा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे को पूरी केयर मिलती थी उनके माँ बाप की, करुणा को। तो करुणा ने क्या सोचा था कि मैं भी इस तरीके से करूंगी, मतलब मैं भी वर्क और हाउस होल्ड जो लाइफ है हमारी उसमें बैलेंस करूंगी। बट करुणा का क्या, इस स्टोरी का मैं सारांश बताती हूँ। तो करुणा की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अवनी। करुणा के जो इन लॉज हैं और जो माता पिता हैं ये सभी अलग सिटी में रहते हैं, जिससे
उनकी कोई हेल्प इसको मिलती नहीं है। इनके जो हस्बैंड होते हैं वो भी ऑफिस जाते हैं और ये एक टीचर है, करुणा एक टीचर है, तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मतलब उस तरीके से इनका नहीं हो पाता जिस तरीके से इनकी माँ का चलता था कि वो आती थी तब वो ऑफिस जाते थे, इस तरीके से इनका मैनेज नहीं हो पाता है। तो इन्होंने एक मेड, जब इन्होंने मेड रखी तो ये देख रही थी कि बहुत ज्यादा टाइम मेड के साथ व्यतीत कर रही है मेरी बेटी जो 2 साल की होती है अवनी। तो इन्होंने सोचा कि इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसको टाइम भी नहीं मिलता था अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड करने का। तो इनकी माँ जो है, करुणा की माँ, जो अच्छे से बैलेंस कर रही थी लाइफ को, उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए नौकरी। तो ये नौकरी छोड़ देती हैं करुणा और देन पूरा टाइम अपनी बेटी के साथ व्यतीत करती हैं और तब उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं बचता है। मतलब सिर्फ बेबी के लिए वो इतना टाइम पूरा अपना जो है डेडिकेट कर देती है एक तरीके से कि उनके खुद के लिए खुद के पास टाइम नहीं बचता है। तो ये थी स्टोरी, इसका मतलब था। तो ये मतलब ये बोलती है कि माँ की तरह मैं अपना जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं बचा पा रही हूँ। ये सोर्स है द वीक से लिया गया है मार्च 13, 2011 में ये उसमें प्रकाशित हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। करुणा वर्मा इज बेविल्डर्ड एट, किस चीज पे करुणा हक्की बक्की थी? पहला ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इन अ बिग सिटी। सेकेंड, हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइन हर करियर विद हाउस होल्ड वर्क। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये जो है आप इसको पॉज करके एक बार पूरी स्टोरी पढ़ लें, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस आप इस चीज में करेंगे कि आप स्टोरी पढ़ के आंसर दे रहे हैं तो आगे आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरीके से आपको स्टोरी का सिर्फ पहला स्टेंजा या फिर 1-2 लाइंस पढ़ के किस तरीके से आप गेस कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा आप हैबिट बनाइए कि पूरा स्टेंजा करके पढ़ के करें, पूरा मतलब पैराग्राफ पैसेज पढ़ के करें। इसमें थर्ड ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज टू डू आफ्टर बिकमिंग अ मदर। फोर्थ है द लेट आवर्स ऑफ वर्क दैट हर फादर फॉलोड। तो यहाँ पर हक्की बक्की थी सेकंड वाले पर, उनकी माँ की एबिलिटी टू कंबाइन हर करियर विद हाउस होल्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करुणा टू वांटेड टू डू द बैलेंसिंग एक्ट इन दिस सेंटेंस, द टर्म बैलेंसिंग एक्ट इंप्लाइज। तो जो बैलेंसिंग एक्ट वर्ड है उसका यहाँ पे क्या मतलब है? मैनेजिंग द टाइम इफिशिएंटली सो दैट पेरेंट्स कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन। सेकेंड है मैनेजिंग एडजस्टमेंट्स in order to balance work and leisure properly. Third है sharing of responsibilities by both husband and wife. Fourth है a mother's ability to look after her child without quitting her job. तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ। As she was living with her husband in Andheri, Mumbai, away from their families. Dash in this sentence their families refers to. तो यहाँ पर उनकी फैमिलीज से क्या मतलब है? फैमिलीज ऑफ फ्रेंड्स इन अंधेरी, करुणा's parents and in-laws, करुणा's mother and father's family, करुणा's husband family। तो मतलब लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता, तो वो हो गए in-laws। करुणा's parents and her husband's parents probably lived तो in Mumbai but not in Andheri with Karuna and her husband in Andheri Mumbai या फिर in some other city। तो ऑब्वियस बात है अदर सिटी में वो रह रहे थे इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे थे, हेल्प नहीं कर पा रहे थे। Karuna decided to quit her job because she wanted to have more time to herself and for her husband. She wanted to pay more attention to her cooking. She was not interested in her teaching job. She did not want her daughter to spend her early years with a maid. फोर्थ वाला सही हो जाएगा। It was ironical that Karuna's mother should advise her to quit her job and stay at home because उनकी माँ ने मना कर दिया था जॉब करने के लिए। तो ऐसा क्यों था? करुणा's parents had always advised that home was much more important than career. Karuna's mother herself had not quit her job to take care of children as she encouraged independence of women. Karuna herself was keen on quitting her job. Karuna's parents had insisted that household chores should be shared between husband and wife। तो सेकंड वाला था। आयरॉनिकल ये चीज क्यों थी? क्योंकि उनकी माँ ने खुद जॉब नहीं छोड़ी थी अपने बच्चों की केयर करने के लिए।
क्योंकि वो इस चीज़ को इनकरेज करती थी कि जो विमेन है उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तब जब उन्होंने ऐसा विचार प्रस्तुत किया करुणा के सामने तो वो एक आयरॉनिकल हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आफ्टर करुणा क्विट हर जॉब छोड़ने के बाद she sent her maid away as she felt that the maid was bad influence on Avni. Second, she had no time for herself as Avni needed all her attention and care. Third, she had a lot of time to herself and for her husband. Fourth, she occupied herself with cooking to spend her time usefully. So second, I have no time for myself says Karuna. This sentence can be written in reported speech as. अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन का पार्ट आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो देखिए I have no time for myself, रिपोर्टेड स्पीच में इसको कैसे लिखेंगे कि मतलब आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज चल रही है, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी ये चीज, अभी मैं आपको बता देती हूँ। करुणा सेज का हो जाएगा करुणा सेड, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमास हटके हो जाता है दैट। तो ये दो में मिला हमें, इसमें और इसमें, ठीक है। ये चेंज काहे में नहीं होता, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता तब सेज हो जाता, उसका वही रहता। बट अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं तो इसका चेंज होगा, ये हो जाएगा सेड दैट फिर क्या है, शी हैड नो टाइम फॉर, अब वो बात किसकी कर रही है, अपनी, तो फॉर हर सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं होगा, हर सेल्फ होगा। तो आपका पेपर यहाँ पर एंड हो गया। थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की, बाकी एक्सप्लेनेशन वाले आपके सेशंस अलग होंगे इसके, और चैनल पर बने रहिए। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप सब्जेक्ट वाइज इस नाम से सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, सीटेट पीवाईपी बाय प्रगति मिश्रा। इसमें सारे पेपर 1 पेपर 2 जितने भी सब्जेक्ट हैं सब मिलेंगे। बाकी सीटेट सीडीपी बाय पीवाईपी बाय प्रगति मिश्रा, इसमें पेपर 1 पेपर 2 की सीडीपी, सीटेट मैथ्स पीवाईपी बाय प्रगति मिश्रा यानी कि पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 सारे मिलेंगे। ईवीएस तो पेपर 2 में होता नहीं है, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश पेपर 1 और 2 दोनों इन प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे हर एक ईयर के, और हर एक ईयर में 2 बार हुआ है वो भी। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, अदरवाइज प्रगति पथ टीचर्स नाम से सर्च कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।